हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 12 के अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के नोट्स दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले चैप्टर के नोट्स दोस्तों हमने अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आज आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि हमें ये जल्द से जल्द दोस्तों लाना पड़ा अध्याय 4 दोस्तों। बहुत सरल भाषा में हमने लिखा है दोस्तों। और दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। ठीक ना दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है, पर ज़्यादा छोटा भी नहीं है, कह सकते हैं। मतलब ठीक ठाक है। अब पहली हेडिंग है दोस्तों आनुवंशिकता या वंशागति। क्योंकि वंशागति चैप्टर का नाम है तो वही रहेगा भी, आनुवंशिकता या वंशागति। ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं आनुवंशिक लक्षण या वंशागति लक्षण कहलाता है। इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट बात है, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है ना, मेंडल जिसको कहते हैं। अब मेंडल व उनका कार्य दोस्तों देखेंगे। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक का सम्मान दिया जाता है। इनका जन्म सन 1822 में एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा ब्रुनो नामक शहर में हुई जो अब चेक रिपब्लिक का भाग है। मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के लिए मटर की भिन्न भिन्न लक्षणों वाली प्रजातियों को उगाया। इसके बाद 2 वर्षों तक पौधों में परस्पर विरोधी गुणों वाले पौधों में स्वपरागण कराया। किसी विशिष्ट लक्षण वाली मटर की प्रजाति की शुद्धता ज्ञात करने के लिए मेंडल ने अनेक बार स्वपरागण संबंधित प्रयोग किए। उन पौधों को जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया उनको शुद्ध पौधे का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, उनको शुद्ध पौधे का नाम दिया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उन्हीं पौधों को चुना जिनमें 3 वर्ष तक शुद्ध जनन हुआ। मेंडल ने सन 1866 में आनुवंशिक के नियमों की खोज की, किंतु उनके जीवन काल में वैज्ञानिकों ने इसके महत्व को नहीं पहचाना। फिर सन 1900 में 3 वैज्ञानिक जीवरिज, कॉरेंस व शेरमार्क ने इन नियमों की पुनः खोज की। इन खोजों को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों, अगली हेडिंग है मेंडल के नियम। ठीक है दोस्तों, मेंडल के कौन कौन से नियम हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम निम्नवत हैं। पहला नियम है दोस्तों प्रभाविता का नियम। कौन सा? प्रभाविता का नियम। जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे व शुद्ध बौनी पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, पृथक्करण का नियम। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः इस लक्षण को पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रथम पीढ़ी F1 के साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों, स्वतंत्र अपघटन का नियम। इस नियम के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारण युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्कृत तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। यही स्वतंत्र अपघटन का नियम है। ठीक है ना दोस्तों। अब अगली हेडिंग है समयुग्मजी। किसी गुण के लिए एक
समान एलील विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म जोड़े वाला जीव सम युग्मजीवी कहलाता है। अब विषम युग्मजीवी किसी गुण के लिए एक जीव के दोनों एलील असमान होने की स्थिति को विषम युग्मजीवी कहलाता है। अब दोस्तों सम युग्मजीवी तथा विषम युग्मजीवी में अंतर। अब दोस्तों ये सम युग्मजीवी और इधर विषम युग्मजीवी, इनके एलील समान होते हैं, ठीक है दोस्तों, इनके एलील असमान होते हैं। ये केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। ये इनमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इनमें स्वपरागण होने पर केवल समयुग्मजीवी जीव बनते हैं। स्वपरागण होने पर प्रभावी समयुग्मजीवी, प्रभावी संकरण तथा अप्रभावी युग्मजीवी प्रकार के जीव बनते हैं। अतिरिक्त ओज प्राय अनुपस्थित होता है। विषम युग्मजीवी जीवों में संकर ओज पाया जाता है। यह एक विशेषक के लिए शुद्ध होते हैं, यह किसी विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात संकर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों अगली हेडिंग है एक जीन की वंशागति, मतलब एकल संकरण। एकल संकरण वह संकरण जिनमें किसी एक ही लक्षण के दो विपर्यासी लक्षणों का उपयोग करके संकरण कराया जाता है, तो इसे एकल संकरण कहते हैं। अब दोस्तों आनुवंशिकी संबंधित कुछ सामान्य शब्द। पहला दोस्तों एलील है। विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म जोड़े को एलील कहते हैं। फिर दोस्तों जीन, गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। अब दोस्तों प्रभावी जीवों में जो विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं। अप्रभावी जीवों में जो विभिन्नता स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी कहते हैं। अब दोस्तों संकरण, तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस कराने की क्रिया को संकरण कहते हैं। और संकर, जब तुलनात्मक लक्षण वाले दो जनकों में क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों अपूर्व प्रभाविता। संकर लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता तो किसी हद तक अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही प्रभाव, प्रभावी तथा अप्रभावी, प्रदर्शित होते हैं तो उसे ही अपूर्व प्रभाविता कहते हैं। अपूर्व प्रभाविता वह वंशागति है जिसमें एक विषम युग्मज प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों युग्मजों के बीच का फिनोटाइप प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी खोज कॉरेंस 1903 में ने की थी। अपूर्व प्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सहप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजीवी के दोनों एलील्स पूर्णतः अभिव्यक्त होते हैं, फलस्वरूप F1 संतति दोनों जनकों में समानता प्रदर्शित करती है। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी या एलील में कोई भी कारक प्रभावी या प्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। तो दोस्तों एक उदाहरण, मानव में एवियो रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। अब दोस्तों बहुजनी वंशागति, वह जब एक लक्षण को कई जीन मिलकर निर्धारित करते हैं तो उसे बहुजनी वंशागति कहते हैं। अथवा जब बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं तो उसे बहुजनी वंशागति कहते हैं। मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागति बहुजनी वंशागति का उदाहरण है। अब दोस्तों बहुप्रभाविता, जब एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है तब यह घटना बहुप्रभाविता कहलाती है। बहुप्रभाविता प्रदर्शित करने वाली जीन बहुप्रभाविता जीन कही जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, अगर माता पिता का रक्त समूह O है तो उनके बच्चों का रक्त समूह O ही होगा। अब दोस्तों जो दो जीनों की वंशागति, दो जीनों की, इसके अंतर्गत दोस्तों पहली हेडिंग द्विसंकर संकरण। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने दो प्रकार के पौधों को चुना, गोल तथा पीले बीज वाले और हरे व झुर्रीदार बीज वाले। इनमें से पीला व गोल लक्षण प्रभावी है और हरा व झुर्रीदार अप्रभावी है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगली हेडिंग है वंशागति का
क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोमवाद वाल्टन, सटन एवं थियोडोर बॉवेरी ने दिया था। इन्होंने देखा कि गुणसूत्र का व्यवहार भी जीन जैसा है। इन्होंने मेंडल के नियम को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। इन्होंने बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं और एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों संलग्नता व पुनर्संयोजन। दो या दो से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के पास स्थित होते हैं तो वे एक साथ वंशानुगत होते हैं, इसे संलग्नता कहते हैं। एक जीन्स में स्वतंत्र अपव्यय नहीं होता है, ऐसे जीनों को संलग्नी जीन कहते हैं। मोर्गन ने संलग्नता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्संयोजन कहते हैं। मोर्गन ने पता किया कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित होने पर कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्संयोजन बहुत कम था। अब दोस्तों संलग्नता के प्रकार। संलग्नता दो प्रकार के होते हैं, अपूर्ण संलग्नता, पूर्ण संलग्नता। अब दोस्तों अपूर्ण संलग्नता, जब समजात गुणसूत्र पर स्थित जीनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है तो अगली पीढ़ी की संतानों में जनक प्रकार तथा पुनर्संयोजी प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इस प्रक्रिया को अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। अब दोस्तों पूर्ण संलग्नता, जब एक गुणसूत्र पर उपस्थित संलग्न जीन अर्धसूत्रीय विभाजन के समय अलग नहीं होती है और इसके फलस्वरूप अगली पीढ़ी में जनक के प्रकार के लक्षण ही प्राप्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को पूर्ण संलग्न कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों लिंग निर्धारण प्रणाली एक जीव वैज्ञानिक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करती है। जो जीव अपनी संतानें लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं उन सभी जीवों में दो लिंग होते हैं। सभी एकलिंगी जीवधारियों को कोशिकाओं में दो सतह के गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र दैहिक लक्षणों का तथा लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। कायिक गुणसूत्र की संख्या अलग अलग जंतुओं के अलग अलग परंतु निश्चित होती है। गुणसूत्रों की संख्या, आकृति एवं रचना प्रत्येक जीवधारी का जातीय लक्षण है। अब दोस्तों XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखेंगे। ड्रोसोफिला जैसे कीट में व मनुष्य में XX और XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। मादा एक ही प्रकार के युग्मक बनाती हैं। प्रत्येक अंडाणु में एक X गुणसूत्र होते हैं। नर में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, आध शुक्राणु X व आधे Y गुणसूत्र वाले होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आधे गुणसूत्र है, आधे गुणसूत्र X व आधे गुणसूत्र Y गुणसूत्र वाले होते हैं। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में संलयन करता है तो XX युग्मनज बनता है जिससे मादा संतति पैदा होती है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से संलयन करता है तो XY युग्मनज बनता है जिससे नर संतति पैदा होती है। दोस्तों यहाँ पे नर XY, यहाँ पे मादा XX। जब दोस्तों X और X तो मादा, जब Y और X तो नर, और दोस्तों जब X और X तो फिर भी मादा रहेगी, और जब दोस्तों Y और X तब नर। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी एक समजातीय प्राणी है। इनमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। सामान्यतः मधुमक्खी तीन प्रकार की होती है। द्विगुणित रानी मधुमक्खी पूर्ण विकसित मादा होती है जो निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। इनमें 32 गुणसूत्र होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी भी द्विगुणित होती है तथा निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है, परंतु इनमें जनक अंगों का विकास न होने के कारण ये जनन करने में असमर्थ होती हैं। तीसरे प्रकार की मधुमक्खी ड्रोन अथवा नर मधुमक्खी है जो अगुणित होती है। इनमें केवल 16 गुणसूत्र ही होते हैं। ये अनिषेचित अंडों से
से जनन द्वारा विकसित होते हैं। निषेचित अंडों से विकसित रानी मधुमक्खी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जबकि नर मधुमक्खी समसूत्री विभाजन द्वारा युग्म निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। श्रमिक मधुमक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। ये दोस्तों अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, मतलब यहाँ पे नर ड्रोन है और ये मादा, जिसको मतलब शाही जेली मिलती है और रानी मधुमक्खी, जिसको शाही जेली नहीं मिलती और श्रमिक मधुमक्खी बनती है। ठीक है। अगली हेडिंग है दोस्तों उत्परिवर्तन। किसी जीन अथवा क्रोमोसोम की संरचना अथवा क्रोमोसोम संख्या में होने वाले वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। कोई भी उत्परिवर्तन जीव के लिए लाभप्रद या हानिकारक किसी भी प्रकार का हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि यह असतत विभिन्नताएं हैं जो जीव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने सन 1901 में सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को इवनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे में देखा था। अब दोस्तों उत्परिवर्तनजन क्या है? जीवों में उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारक को उत्परिवर्तनजन कहलाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। भौतिक उत्परिवर्तन, ये दोस्तों एक्सरे, गामा किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें आदि। और रासायनिक उत्परिवर्तनजन नाइट्रस अम्ल, एक्रिडीन बेस, एनालॉग नाइट्रोजन मस्टर्ड। और जैविक उत्परिवर्तनजन इसमें कुछ विषाणु आएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, उत्परिवर्तनजन द्वारा उत्पन्न किए गए कृत्रिम उत्परिवर्तन प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अब उत्परिवर्तनों का महत्व दोस्तों देखेंगे। विभिन्नताएं उत्पन्न करना जो जैव विकास का आधार है। प्रेरित उत्परिवर्तनों का प्रयोग उन्नत फसल किस्म विकसित करने में होता है। शोध में मतलब जीवों के अध्ययन में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब दोस्तों आनुवंशिक विकार। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवंशिकी के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं। जो बीमारियां माता पिता से जीन के द्वारा शिशु में आती हैं उन्हें आनुवंशिक विकार कहते हैं। सर फ्रांसिस गाल्टन को मानव आनुवंशिक का जनक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आनुवंशिक विकार के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, मेंडली विकार, गुणसूत्री विकार। अब मेंडली विकार पहले देखेंगे। इस प्रकार के विकार प्रमुखतः एक ही जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। इनमें रोग या विकार जनकों से प्राप्त एलील के कारण होता है। चूंकि इन रोगों की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है, अतः इन्हें मेंडली विकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये देखेंगे हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया का है। इस रोग में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिस कारण रक्त लगातार बहता रहता है। इस वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने पर ही यह रोग उत्पन्न होता है, किंतु स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। अब दोस्तों थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया देखेंगे। थैलेसीमिया रक्त दोषयुक्त आनुवंशिक रोग है। इस रोग में रोगी के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में मिलने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है ना, परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रुधिर दुर्बल व अशक्त हो जाता है और हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। सामान्यतः व्यक्तियों में लाल रुधिर कणिकाएं की जीवन अवधि 120 दिन होती है। थैलेसीमिया में रोगियों में यह घटकर केवल 20 दिन रह जाता है। थैलेसीमिया रोग ऑटोसोमल संलग्न अप्रभावी जीन से संबंधित होता है। यह दोष उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विलोपन के कारण होता है। थैलेसीमिया की जीन अप्रभावी होती है। थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चों में बार बार रुधिर चढ़ाना होता है। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के
सर्वेक्षण के अनुसार भारत में थैलेसीमिया से लगभग 1.5 लाख बच्चे ग्रसित हैं और प्रतिवर्ष 10,000 से 12,000 बच्चों पर बढ़ोतरी हो जाती है। अब ये वर्णांधता देखेंगे। एक ही लिंग संलग्न रोग है। यह एक लिंग संलग्न रोग है। इस रोग के सामान्य प्रकार के व्यक्ति लाल तथा हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होता है। इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। पुरुषों में केवल यह एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है, किंतु स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन होने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम विल्सन द्वारा वर्णांधता की खोज की गई थी। अब दोस्तों गुणसूत्री विकार। गुणसूत्रों की संरचना के अध्ययन से अनेकों ऐसे जन्मजात रोगों के विषय में पता चलता है जो गुणसूत्रों की संख्या अथवा उनकी संरचनाओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। इन गुणसूत्रों के परिवर्तन का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है: कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन, लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब देखें कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन। कायिक गुणसूत्र की मतलब असुगुणता, मतलब वही कह सकते हैं कायिक गुणसूत्र की असुगुण। गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम, ये दोस्तों व्यक्तिक्रम के इस प्रकार में जब किसी एक जोड़ी कायिक गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इस स्थिति को कायिक गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहते हैं। इसके फलस्वरूप निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम आदि। अब दोस्तों ये देखेंगे डाउन सिंड्रोम क्या है। यह सिंड्रोम मंगोलियन जड़बुद्धिता भी कहलाता है। सन 1866 में लैंगलैंड डाउन ने इस रोग का अध्ययन किया था। इस सिंड्रोम में मनुष्य के 21वीं गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की आंखें तिरछी, माथा चौड़ा, नाक चपटी, कान छोटे व गोल, त्वचा खुरदरा, मुख खुला, जीभ मोटी व बुद्धिमंद व मस्तिष्क अल्प विकसित तथा कद छोटा होता है। इनकी आयु लगभग 12 से 14 साल तक रहती है। इनका निर्माण युग्मक जनन के दौरान होने के अभियोजन से होता है। अब दोस्तों एडवर्ड सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का अध्ययन J.H. एडवर्ड ने सन 1960 में किया था। यह 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र होने के कारण होता है। इसमें कुल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के बच्चे में कान विकृत, तंत्रिका तंत्र दोषपूर्ण व मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। ये बच्चे लगभग 6 माह तक जीवित रहते हैं। अब दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम देखेंगे। इस सिंड्रोम का अध्ययन सन 1960 में के पटाऊ ने किया था। यह 13वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र होने के कारण होता है। इस प्रकार के बच्चे में तालू में दरार, ऊपरी ओठ बीच में कटा हुआ बहरापन, हृदय में रुधिर परिवहन अनियमित व मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। ये बच्चे लगभग 3 माह तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे क्राई-टू-चैट सिंड्रोम। सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन के कारण यह सिंड्रोम होता है। यह सिंड्रोम मुख्यतः 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। इस सिंड्रोम का अध्ययन सन 1963 में जे लेजुने ने किया था। इस रोग में बालक रोते समय बिल्ली की म्याऊ जैसी ध्वनि उत्पन्न होता है। इसी कारण इस सिंड्रोम को क्राई-टू-चैट सिंड्रोम या म्याऊ सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में पीड़ित शिशु के शरीर में अनेकों शारीरिक एवं मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं। दोनों आंखें के बीच का गैप अधिक होना, सिर बड़ा होना आदि लक्षण। अब दोस्तों लिंग गुणसूत्र की असुगुणता। इनमें लिंग गुणसूत्र विशेषकर
एक्स गुणसूत्र के कारण असुगुणता विकसित होती है। इसके फलस्वरूप निम्न प्रकार के सिंड्रोम होते हैं: टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनर-फेल्टर सिंड्रोम आदि। अब दोस्तों पहले देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। ऐसा व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होता है, अर्थात उनमें केवल एक ही लिंग गुणसूत्र एक्स उपस्थित होता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 44 प्लस एक मतलब 45 गुणसूत्र होते हैं। इसमें ग्रसित स्त्रियों का कद छोटा व जननांग अल्प विकसित होते हैं। वक्ष चपटा तथा अंडाशय अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं, अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बाझ होती हैं। बाल्यावस्था में तो स्त्रियां सामान्य लड़की ही दिखाई देती हैं, किंतु किशोरावस्था में अंडाशय के अविकसित होने के कारण ये बंद होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बंद होती है तथा इनमें मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का भी अभाव होता है। टर्नर सिंड्रोम अंडजनन या शुक्रजनन के समय गुणसूत्रों में अवियोजन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला हो गया टर्नर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है, अर्थात जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 के स्थान पर 3 होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XXY होती है, अर्थात इनमें 47 गुणसूत्र होते हैं, तब यह लक्षण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। इस सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और इनमें स्त्रियों जैसे स्तन भी विकसित हो जाते हैं। यह स्थिति ग्लाइनेकोमेस्टिया कहलाती है। ये बंद होते हैं असमानतः अंडों व सामान्य शुक्राणुओं असामान्य अंडों व सामान्य शुक्राणुओं से अथवा सामान्य अंडों व असामान्य शुक्राणुओं में निषेचन से होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगली हेडिंग है, अगली और लास्ट, वंशावली विश्लेषण। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इनमें अध्ययन किए जाने वाले लक्षण मानव स्वास्थ्य से जुड़े भी हो सकते हैं या बिना किसी उपयोगिता के भी। ऐसे कुछ प्रमुख लक्षण हैं: रंजकहीनता, हीमोफीलिया, लंबाई, उपापचय की कुछ जन्मजात त्रुटियां, आँखों का रंग, जीभ को रोल करने की क्षमता आदि। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपको किसी भी मतलब क्लास 12 के चैप्टर की, चाहे हिंदी इंग्लिश मतलब चाहे बायोलॉजी के अगले चैप्टर की नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हम जल्द से जल्द आपको उस चैप्टर की नोट्स दे देंगे। जय हिंद।